गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है अगस्त 23 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। वैसे लिस्ट आपको काफी लंबी नजर आज आ रही होगी आज के हम लोग आज 6-7 टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेड से हैं, तो उसके हम ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे। जैसे चंद्रयान 3 है। ये आज काफी बड़ा कंटेंट आया है न्यूज़पेपर में इसके बारे में, लेकिन आज शाम को 5 से 6 बजे के बीच में चंद्रयान 3 है वो मून के ऊपर लैंड करेगा। हम कोशिश करेंगे कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करे, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग कल ज्यादा डिस्कशन में जाएंगे। लेट्स प्रे, लेट्स होप, भगवान से दुआ करें कि उसकी लैंडिंग जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और इंडिया जो है अपना इतिहास में नाम दर्ज करवाए। तो ये हम टॉपिक ज्यादा डिस्कशन में ऐसा नहीं जाएंगे। ग्लोबल साउथ क्या होता है, न्यूज में क्यों है, ये थोड़ा सा बात करेंगे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं। उनके लिए नया टॉपिक हो सकता है, पुराने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ग्लोबल साउथ के बारे में आइडिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक लेक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूज में भी है। पिछले 2-3 साल से यूपीएससी में ट्रेंड नजर आ रहा है कि वो पर्टिकुलरली किसी वाटर बॉडी के बारे में जरूर सवाल पूछते हैं जो न्यूज में है, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो ये हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। स्पेशली ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट मुझे नजर नहीं आया। नॉर्थ सी के अंदर ड्रिलिंग हो रही है, तो थोड़ा इसकी लोकेशन हम देखेंगे ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से। वो ड्रिलिंग क्यों हो रही है, कौन कर रहा है और उस ड्रिलिंग का क्या नुकसान हो सकता है, क्या उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा जो आज एक बिल्कुल नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा टॉक्सिक फेमिनिनिटी। क्योंकि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, लेकिन टॉक्सिक फेमिनिनिटी क्या होती है ये आज हम लोग बात करेंगे। इसे आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 आप इसको जहां मर्जी ऐड कर सकते हो, बहुत ही फ्लेक्सिबल सा टॉपिक है। और उसके अलावा आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक आया है वो राहुल गांधी जी की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रीवियस जजमेंट दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये भी रिपीटेड सा है, इसमें कुछ नया खास कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको सबको अच्छे से पता है हमारा प्रयास प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर आपकी आंसर राइटिंग वीक है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, आपसे लिखा नहीं जाता, कंटेंट आपके दिमाग में है लेकिन आप उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हो। बहुत सारे बच्चे हमने देखा कि वो बॉडी बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में मार खा जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सीधी सी बात है, कंटेंट चाहे दिमाग में जितना मर्जी हो, अगर आप उसको पेपर पे नहीं लिख पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जरूरी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। हर सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग का तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो भी देखना जरूरी होता है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सबकी आंसर राइटिंग थोड़ा डिफरेंट वे में होती है। वो सब सीखने के लिए बेसिक्स आपको आंसर राइटिंग कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे डेफिनेटली मैसेज वगैरह करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके साथ साथ मेंटरशिप आजकल बहुत जरूरी है। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, आज जिनकी कोचिंग ऑलरेडी कहीं खत्म हो चुकी है या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको एक मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको टाइम टू टाइम बता सके किस तरह से तैयारी करें। आपके हिसाब से कस्टमाइज तरीके से आपका प्लान तैयार करवा सकते हैं। वो मेंटर आपके साथ ही जर्नी करते हैं, तो बड़ा जरूरी होता है लाइफ में मेंटर का होना। अगर आपकी फैमिलीज में कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, सिविल सर्विसेज में है, फिर तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है सच। अगर वो आपको गाइड करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ गाइड। उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी दी जाती है, इंटरव्यू प्रोग्राम वगैरह भी कंप्लीटली करवाया जाता है। फाउंडेशन कोर्स के लिए भी सेम नंबर दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और करंट अफेयर तो बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे एनालिसिस को देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 महीने से देख रहे हैं, तो आई कैन गारंटी कि आपको करंट अफेयर की डिसेंट कमांड हो गई होगी। क्योंकि यूपीएससी में 2 साल का करंट अफेयर चाहिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। उसके लिए हम लोग वीक में सैटरडे को क्लास रखते हैं करंट अफेयर की, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर आपको कवर करवाया जाता है फ्रॉम मेंस एंड द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, राइट। तो उसके लिए आपको मंथली मैगजीन भी दे दी जाती है। तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, आ, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। ब्रिक्स इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द ग्लोबल साउथ, सेज मोदी। G20 की हम लोग प्रेसिडेंट हैं भैया इस समय, और लगातार मीटिंग होती रहती हैं। जब भी G20 की बात आएगी ना, हमेशा आपको ग्लोबल साउथ वर्ड देखने को जरूर मिलेगा। इंडिया ये क्लेम करता है, इंडिया ये कहता है कि हम लोग ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि अगर आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंडिया की लोकेशन देखें, तो इंडिया कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में है ही नहीं।
फिर भी हम लोग ग्लोबल साउथ क्यों बोलते हैं? इंडिया क्यों कहता है कि वो ग्लोबल साउथ का पार्ट है, ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट नहीं है? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है। ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल है, थोड़ा सा सोशो इकोनॉमिक है, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल है। इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबल साउथ होता क्या है। चलिए जी, वैसे तो पुराना टॉपिक है, फिर भी व्हाट इज ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, देखिए, हम जब बात करते हैं यूरोप की, राइट, हम जब बात करते हैं अमेरिका की, हम जब बात करते हैं साउथ कोरिया, बात करते हैं जापान, बात करते हैं रशिया की, कुछ एक्सेप्शंस यहां पे हैं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल यहां पे दे सकते हो, ये एक्सेप्शंस है यहां पे। ये जो कंट्री आपको नजर आ रही है ना ऊपर वाली, ये सारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री हैं। यस, और वो सभी कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर आप इन कंट्रीज का इतिहास देखोगे, ये कंट्री अपने पास्ट में कॉलोनाइजर्स भी रही हैं। यस, इंपेरियलिस्टिक पावर रही हैं। इन्होंने अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, एशिया के अंदर अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई। तो इतिहास अगर देखें तो इन कंट्रीज का कॉमन है। वहीं पे जो दूसरी कंट्री हैं, जैसे अफ्रीकन नेशंस, यस, साउथ अमेरिकन नेशंस, साउथ एशिया, ये जो कंट्री हैं, वो क्या रही? वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वो डेवलपिंग कंट्रीज है, या फिर वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। और इनका पास्ट अगर देखें तो वो भी कॉमन है। ये सभी कंट्री अपने पास्ट में जो है वो कॉलोनीज रही हैं। किनकी? ऊपर वाली कंट्रीज की। तो दे हैव अ कॉमन पास्ट, दे हैव अ कॉमन प्रेजेंट कंडीशन, एंड दे हैव अ कॉमन फ्यूचरिस्टिक गोल्स। और देखें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से, ये मोस्टली कंट्री आपको कहां मिलेंगी? सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगी। लेकिन इंडिया भी इसका पार्ट है। क्योंकि ज्योग्राफिकली ना हो, लेकिन सोशियो इकोनॉमिकली और हिस्टोरिकली इंडिया इनके साथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करता है। इसलिए इंडिया कहता है कि हम लोग ग्लोबल साउथ का पार्ट है। और जिसे एक समय ऐसा था जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था, डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। तो ग्लोबल साउथ का मतलब यही है कि वो कंट्रीज जहां पे जो डेवलपिंग है, जहां पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो काफी पुअर हैं, इनकम इनइक्वालिटी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे काफी कम है, एजुकेशन का लेवल यहाँ पे काफी कम है, ह्यूमन राइट वायलेशंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वगैरह वो आपको यहाँ पे काफी हाई नजर आएगा, पर कैपिटा इनकम आपको यहाँ पे काफी कम नजर आएगी, एनवायरमेंट का जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो आपको यहाँ पे काफी नजर आएगा। इसकी वजह से ग्लोबल साउथ को एक कॉमन ग्रुप माना जाता है। और इंडिया कहता है कि भैया हम लोग ग्लोबल साउथ जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज मोर लाइक अ जियो पोलिटिकल टर्म रादर देन जियोग्राफिकल टर्म। हालांकि ज्योग्राफी की भी यहाँ पे थोड़ी सी है बात, बट स्टिल फिर भी चाइना को भी आप ग्लोबल साउथ में कंसिडर कर सकते हो। हालांकि चाइना की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अगर आप चाइना की पर कैपिटा इनकम देखो तो वो भी ग्लोबल नॉर्थ के जैसी नहीं है, बहुत कम है यूरोप वगैरह के कंपैरिजन में। तो अगर आप चाइना के गांव वगैरह में जाते हो तो वहां की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इंडिया से। अर्बन एरियाज तो काफी डेवलप हो चुके हैं। तो सोशो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से चाइना इज ऑल्सो कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। हालांकि इंडिया की कंडीशन के साथ थोड़ा ज्यादा जो है वो मैच करती हैं। समय बदल गया है। एक समय ऐसा हुआ करता था जब ग्लोबल नॉर्थ सबसे पावरफुल हुआ करता था। आप G7 क्लब को ही देख लीजिए। ये ग्लोबल नॉर्थ का बहुत पावरफुल क्लब है जहां पे दुनिया की 7 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं। लेकिन भैया समय का पहिया जो है वो बदल गया है। अभी अगर आप देखें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ग्लोबल साउथ का पार्ट है। अगर आप रशिया को छोड़ दो तो कहीं ना कहीं दुनिया की मोस्ट ऑफ द जो जीडीपी जनरेट हो रही है आज वो ब्रिक्स कंट्री से जनरेट हो रही है। एक समय हुआ करता था जब ग्लोबल 7 वो डोमिनेट किया करता था। अब ब्रिक्स की जीडीपी ग्लोबल G7 से ज्यादा हो चुकी है। आज के समय में न्यूयॉर्क सिटी से ज्यादा बिलियनियर कहां पे हैं? बीजिंग में है भैया। समय बदल रहा है। इंडिया में हर साल जो है 10 से 20 नए बिलियनियर्स ऐड हो रहे हैं। ब्राजील ग्रो कर रहा है। समय गया है बदल। तो इंडिया अपने आप को ग्लोबल साउथ का पार्ट मानता है। और खासकर साउथ अमेरिकन कंट्रीज और खासकर अफ्रीकन कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं,
उनकी वेलफेयर की बात करता है। और G20 में भी हम लोग बार-बार इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस वाज़ अबाउट द ग्लोबल साउथ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आज द हिंदू में एक डिसेंट सा स्लाइड और आर्टिकल्स आए हैं चंद्रयान को लेके। हालाँकि इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ की फॉर्म में आप इसको डेफिनिटली पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास द हिंदू फिजिकल फॉर्म में अगर आता है हार्ड कॉपी में, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 फिर चंद्रयान 3 ये कैसे-कैसे करेगा वो भी इसके अंदर बताया गया है ना? स्लिंग शॉट होता था ना बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक रस्सी लिया करते थे, धागा लिया करते थे और उसके एंड में जो है पत्थर बांधा करते थे। फिर इसको घुमा दिया करते थे और घुमा के उसको छोड़ दिया करते थे और बहुत दूर जाया करता था। ये स्लिंग शॉट उसको बोलते थे, है ना? लाइक अ काइंड ऑफ गुलेल टाइप्स। इसी तरह की जो ट्रेजेक्टरी है वो हमारे चंद्रयान 3 की भी रही। तो पहले चंद्रयान 3 अर्थ के ग्रेविटी के अंदर घुमा, अर्थ के चारों तरफ जो है ऑर्बिट में चक्कर काटे, फिर बाद में वो स्लिंग शॉट की तरह उसको हम लोगों ने यहाँ से रिलीज कर दिया। और आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की एक चीज होती है, उसकी वजह से वो बाहर की तरफ निकला और जब वो अर्थ के ऑर्बिट से गया तो वो कहाँ चला गया? वो मून के ऑर्बिट में चला गया। अब धीरे-धीरे जो है उसने मून के चारों तरफ चक्कर काटे और अभी समय आ गया है कि वो मून के ऊपर लैंड करने वाला है। हमारा जो लैंडर होगा और उसके अंदर रोवर होगा। रोवर तो मैंने आपको पहले बताया था एक व्हीकल होता है ना? एक ई-रिक्शा जैसा व्हीकल होता है। जब लैंडर वहाँ पे लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, रोवर उसमें से बाहर निकलेगा और रोवर जो है वो चाँद के सरफेस के ऊपर चक्कर काटेगा। वहाँ के सॉइल्स, वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस की ऑब्जर्वेशन करेगा, उस ऑब्जर्वेशन को अर्थ के ऊपर भेजेगा, हम उसको यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। चंद्रयान 1 एक काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट हम लोगों ने 2008 में बेसिकली जो है इसको लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 को फिर हम लोगों ने 2019 में लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 हम लोगों ने लैंडिंग नहीं करवाया था, ठीक है? चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी खास बात क्या थी? चंद्रयान 1 ने चाँद के ऊपर वाटर की डिस्कवरी की थी। चंद्रयान 2 हम लोगों ने सोचा था हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करवाएँगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं करवा पाए। अभी चंद्रयान 3 में हमारी कोशिश रहेगी हम वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाएँ। सॉफ्ट लैंडिंग समझते हो ना आप? जैसे हेलीकॉप्टर धीरे, 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 धीरे जो है वो ज़मीन पे उतरता है, उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, राइट? तो वो हमारी करवाने की कोशिश है, ताकि फ्यूचर में अगर इसरो अगर ह्यूमन को भेजना चाहे, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग के थ्रू ह्यूमन को भी वहाँ पे भेज सकता है। अभी लूना 25 वाला मिशन रशिया का तो वैसे ही फ्लॉप हो गया अनफॉर्चुनेटली। वो सारी चीज़ें आप थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो। कल इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आज तो मैंने इसको जस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि आज शाम को जो है वो लैंड होने वाला है चंद्रयान के ऊपर और चाँद के ऊपर, तो लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि वो हो जाए, ठीक है? हम तो भगवान से ही दुआ करते हैं भई। चलो, ऑन प्रोटेक्टिंग द बायोडायवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अब ये आर्टिकल के अंदर कुछ खास चीजें इन्होंने दिया नहीं हुआ है। एक लेक के बारे में बात की गई है जिसका नाम है उमियम लेक। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा क्या है उमियम लेक। आप इसको कह सकते हो एक्चुअली एक रिवर है उमियम रिवर, जिसके ऊपर एक डैम बनाया गया है। उस डैम के पीछे जो वाटर रेजर्वोयर है उसे उमियम लेक कहा जाता है। बट यहाँ पे सवाल है बायोडायवर्सिटी का। हमें अच्छे से पता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जिसके अंदर आपका नागालैंड, मिजोरम वगैरह स्टेट्स आते हैं, मेघालय एंड ऑल दैट, वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं इकोलॉजिकली। तो बायोडायवर्सिटी वहाँ पे काफ़ी रिच है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी रिच बायोडायवर्सिटी होने के बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो स्टेट्स हैं, वो काफ़ी बैकवर्ड हैं, खासकर इकोनॉमिकली। कल्चरली तो बहुत रिच हैं, इतनी सारी ट्राइब्स वहाँ पे, इतने सारे कल्चर वहाँ पे पाए जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। क्यों बैकवर्ड है? क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं हो पाती। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लगाएँगे, जिससे वहाँ का रेवेन्यू जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी बढ़ेंगी और वहाँ की जो सोसाइटी है, वो अपनी बैकवर्डनेस से बाहर आएँगी। लेकिन समस्या क्या है ना? समस्या वही है भैया, टूरिज्म प्रमोट करने के नाम पे जो नेचुरल ब्यूटी के साथ आप गड़बड़ करते हो ना, उसे डिस्ट्रॉय करते हो, वो प्रॉब्लम है। ये तो नेचुरल ब्यूटी की बात हो रही है। आप हमारे मॉन्यूमेंट्स में जाके देख लीजिए।
उनकी दीवारों के ऊपर क्या क्या लिखा रहता है, सोनू वेड्स पिंकी, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है ना। वो दिल बना देते हैं, किसी का नाम लिख देते हैं, कुछ लोग तो गाली गलौज लिख देते हैं, कलाकृतियां बना देते हैं, वहां पे मोन्यूमेंट्स को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वैसे ही नेचुरल ब्यूटी के साथ होता है। अरे, माउंट एवरेस्ट के ऊपर आपको प्लास्टिक पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। कितना सारा कूड़ा कचरा आपने माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा दिया, ये तो दूर की बात है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ये जो नेचुरल प्लेसेस है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसे अनटच रहने दीजिए ताकि नेचर को बचाया जा सके। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, नेचुरल ब्यूटी का यूज करिए, उससे रिवेन्यू जनरेट करिए, लोगों की कंडीशंस बेटर करिए। हाँ, अगर वहां पे पोल्यूशन होता है तो वो किसकी गलती है? वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। एडमिनिस्ट्रेशन बेटर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेस्टर्न कंट्रीज भी तो हैं जहां पे नेचुरल ब्यूटी का यूज किया जाता है। टूरिज्म कितना बढ़िया होता है वहां पे, उसके बावजूद भी वहां पे साफ सफाई रखी जाती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बेटर है। तो ये नेचुरल प्लेस का कसूर नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। ये कुछ लोगों का आर्गुमेंट है। तो दोनों ही चीजें जो है यहाँ पे देखी गई हैं। तो गारो खासी जंतिया हिल्स, ब्रह्मपुत्र जो वैली है, वो काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वहां पे होती है, लेकिन वहां की जो पूरी इकोलॉजी है काफी फ्रजाइल है। जब बारिश बारिश होती है तो लैंडस्लाइड वगैरह बहुत सारे होते हैं। हाईली प्रोन टू क्लाइमेटिक चेंजेस, राइट। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स वहां पे आपको पाई जाती हैं। डिफोरेस्टेशन एक डेंजर है, माइनिंग, कोरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन वगैरह वहां पे किया जाता है ट्राइबल्स के द्वारा। उनकी वजह से वहां की इकोलॉजी थोड़ा सा डेंजर में रहती है। जब हम लोग कानून की बात करते हैं, तो जब हम लोग बात करते हैं सिक्स शेड्यूल की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिक्स शेड्यूल, जो कि पावर देता है वहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको पावर देता है, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को स्पेशल अथॉरिटी पावर होती है कि अपने ज्यूरिसडिक्शन में वो खुद के कानून बना सकते हैं, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ द लैंड। इसका मतलब ये हुआ कि वहां की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वहां की जो पंचायत है, उनको स्पेशल अथॉरिटी मिली हुई है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अंदर कानून नहीं बना सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द पंचायत और द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यही केस आता है उमयम लेक का। सरकार का यह कहना है, मेघालय गवर्नमेंट का, कि हम लोग उमयम लेक को एक टूरिस्ट हब बनाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली है अंडर आर्टिकल 32 और 226, उनका कहना है कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। उमियम लेक के ऊपर ऑलरेडी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गई है, और उसकी वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 100 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था मेघालय के ऊपर। 200 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था मणिपुर गवर्नमेंट के ऊपर, बिकॉज उन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था। ये जो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बोली गई हैं। उमियम लेक के बारे में अगर आपको कुछ मैं बताऊं, जो कि देखिए, जो हम लोग अभी तक बात किया वो तो नॉर्मल सी बातें हैं, सबको पता है क्या क्या डेंजर होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। उमियम लेक एक नया है आपके लिए। उमियम लेक को बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया, जो कि डैम है वो, जिस डैम के पीछे वो पानी है, रेजर्वोयर है, उमियम लेक उसको हम लोग कहते हैं। तो दिस इज उमियम डैम ऑन द उमियम रिवर। इसे जो है 12 पानी डैम भी कहा जाता है। इज अ लार्ज रेजर्वोयर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट आपके पास होती है। शिलोंग से थोड़ी ही दूर है ये, ओनली 15 किलोमीटर, कैपिटल सिटी ऑफ मेघालय विच इज शिलोंग। पर्पस क्या है? ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं बेसिकली, जहां पे आपको इरिगेशन भी प्रोवाइड करवानी है, आपको पावर भी जनरेट करनी है, टूरिज्म भी आपको डेवलप करना है, राइट। बहुत सारे पर्पज जो है इसके होते हैं, रिक्रिएशन पर्पज वगैरह उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे शिलोंग है, वहां पे कैपिटल सिटी है, उसको पीने का पानी प्रोवाइड करवाना, वो सब चीजें जो है इसके लिए की जाती हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन 1964 में शुरू हुई थी और 1965 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। ये रिजर्वोयर के अंदर एक डिसेंट कैपेसिटी है, 9.6 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर को ये जो है स्टोर कर सकता है, और 220 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये कवर करता है, राइट। उमियम जो रिवर ओरिजिनेट होती है, वो शिलोंग पीक से ओरिजिनेट होती है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन मेघालय ऑल्सो। उसके बाद ये कई सारे रीजन से क्रॉस होती है। आप यहाँ पे कुछ नाम वगैरह याद करना है तो कर भी सकते हो, ठीक है। फिर ये रिवर जो है अलग अलग जगह से पास होते हुए फाइनली इसके ऊपर डैम बनाया गया है, और उस डैम का नाम हम लोगों ने रखा उमियम डैम, और जो लेक वहां पे बनाई गई है उसे उमियम लेक कहते हैं।
लेटर ऑन ये इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए। उमियम लेक, उमियम रिवर बांग्लादेश में एंट्री करती है भैया, मेघालय में जनरेट होती है, शिलोंग पीक से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, छोटी छोटी चीजें इनसे पूछेगा आपसे एग्जाम में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट ड्रिलिंग इन द नॉर्थ सी। पहले तो आपको नॉर्थ सी की लोकेशन ही बता दूं आपको। ये देखिए नॉर्थ सी, यहां पे आपका हो गया यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, इधर नेदरलैंड, बेल्जियम, इनके बीच में पड़ता है आपका नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के अंदर ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स पाए गए और कई सारी कंट्री यहां पे ड्रिलिंग करती हैं। नॉर्वे वगैरह को अगर आप देखें, नॉर्वे की जो रिवेन्यू है वो बहुत सारा रिवेन्यू नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैस से आता है। नॉर्वे काफी ज्यादा पेट्रोलियम वगैरह एक्सट्रैक्ट करता है। हालांकि नॉर्वे अपनी खुद की कंट्री में क्लीन एनर्जी की बात करता है, लेकिन नॉर्वे खूब सारा पेट्रोलियम वगैरह एक्सपोर्ट करता है। तो अभी यू नो वेरी वेल, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, पेट्रोलियम के प्राइसेस हाई हो गए हैं, इन्फ्लेशन भी हाई है। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर सुनक, उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम नॉर्थ सी के अंदर कुछ नए ड्रिलिंग ऑपरेशंस करेगा, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने यहाँ पे कंसर्न्स भी दिखाए हैं। ये देखें मिस्टर सुनक हैं। तो नॉर्थ सी इज बिटवीन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, यूरोप। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। 1958 के जेनेवा कन्वेंशन में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया होता है उसके अंदर अलाउ कर दिया गया था कि आप ड्रिलिंग वगैरह कर सकते हो, राइट। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ब्रिटिश पेट्रोलियम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी में से है जिन्होंने एक्चुअली पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया था, सऊदी अरेबिया में, यूएई, ईरान वगैरह में। यहाँ पे भी 1964 में ड्रिलिंग शुरू किया था। फिर बाद में वहां पे नेचुरल गैस भी पाई गई 1965 में, और 1970 में नॉर्थ सी के अंदर ऑयल वगैरह वो सब चल रहा था। 1999 में प्रोडक्शन वो है पीक पॉइंट पे पहुंच गया था। फिर 2022 में, मतलब 1999 के बाद वो फिर वहां से प्रोडक्शन कम हो रहा है। लेकिन अभी मिस्टर सुनक कह रहे हैं कि भाई हमें जरूरत है, भाई पेट्रोलियम वगैरह कितना महंगा हो गया है, तो हमें वो चाहिए। तो इसलिए लोग काफी क्रिटिसाइज वहां पे कर रहे हैं। कंसर्न्स वही हैं, घिसे पीटे कंसर्न जो होते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, क्लाइमेट चेंज, राइट, ऑयल स्पिलिंग, वही सब कंसर्न है जो पहले भी होते हैं। और ये जो एरिया है वो कहीं ना कहीं टेक्टोनिकली एक्टिव भी है, तो वो भी एक डेंजर यहाँ पे जो है नजर आता है। पेरिस अग्रीमेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। कहने की बात यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि वो ज्ञान बहुत देती हैं दुनिया को, क्लीन एनर्जी पे जाइए, पेट्रोलियम को डिस्करेज करिए, कोल को डिस्करेज करिए, लेकिन भाई जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप किसी के नहीं सुनते, राइट। अभी ग्लासगो के अंदर कोप हुआ था, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी कि हम लोग ये करेंगे, कोल को हटाएंगे, फेज आउट कर देंगे, इंडिया को खरी खरी सुनाई उन लोगों ने। लेकिन जब खुद की बात आती है तो क्या, चुप हो जाते हैं। ज्ञान देना आसान है, इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। खैर, जरूरत है तो भैया करना भी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट के लिए, है ना। सभी कंट्री ऐसा करते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। टॉक्सिक फेमिनिनिटी, द मैनी डाइवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या होती है? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें यह कहा जाता है कि जो मर्द होते हैं, जो मेल होते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ये कहती है कि जो फीमेल होती हैं उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होनी चाहिए। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी encourages violence and the domination in order to uphold the unequal power dynamic. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ये कहती है कि वीमेन को लीडरशिप पोजीशन में नहीं होना चाहिए, राइट। एक तो आपको ये मतलब पहले से पता होगा, इसमें कोई नया मैं आपको नहीं बता रहा हूं। इसी के साथ साथ मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नजर आता है जिसे कहते हैं टॉक्सिक फेमिनिनिटी। टॉक्सिक फेमिनिटी की कोई एक खास डेफिनेशन नहीं है। जैसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी समझते आप समझ जाते हो। टॉक्सिक वायलेंस मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या है? टॉक्सिक होना, पावरफुल पोजीशंस के अंदर होना, पावर के लिए लड़ाई करना, महिलाओं को जो है वो नीचा समझना, वो सब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
टॉक्सिक फेमिनिनिटी की कोई ऐसा सच एक डेफिनेशन नहीं, अलग-अलग डेफिनेशन मानी जाती है। टॉक्सिक फेमिनिटी क्या कहता है? ये कहता है कि महिलाओं को सबमिसिव होना चाहिए। महिलाओं को मर्दों का कहा मानना चाहिए। महिलाओं को घर से बाहर निकल के जॉब्स नहीं करनी चाहिए। महिलाओं का काम होता है बच्चे पैदा करना। ये महिलाओं का काम होता है अपनी फैमिली का टेक केयर करना। ये टॉक्सिक फेमिनिटी होती है। टॉक्सिक फेमिनिटी महिलाओं को अलाउ नहीं करती है एजुकेशन, जॉब्स करना, पावरफुल पोजीशंस में होना। ये टॉक्सिक फेमिनिटी की एक डेफिनेशन होती है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, टीचर्स भी कहते हैं कई बार लड़कियों को, एक्ट लाइक अ लेडी। जो फीमेल, जो स्टूडेंट थोड़ी सी ज्यादा अपनी बात को असर्ट करती है, जिसे कहते हैं ये तो बड़ी झगड़ालू है। भाई झगड़ालू नहीं है वो, अपनी अपने राइट के लिए लड़ रही है वो। ये भी एक टॉक्सिक फेमिनिटी का पार्ट होता है जब उसको कहा जाता है कि अरे लड़कियों के जैसे बिहेव क्यों नहीं करती हो, तुम लड़कियों जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनती हो, तुम लड़कियों वाले स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलती हो, तुम लड़कियों वाली जॉब्स क्यों नहीं करते हो। मतलब दैट्स व्हाट अ वीमन डू। ये जो साइकोलॉजी है वो एक्चुअली टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु सेज रियल वीमेन हैव कर्व्स। जब किसी कंपनी का मैनेजर लड़की क्या कहता है अपने एम्प्लॉइज को कि मेकअप करके आओ ऑफिस में। A newspaper article criticizing a female celebrity for having hair on their legs and the underarms। क्यों भाई, क्यों वो वैक्स करें? जरूरी थोड़ी, उनका मन नहीं है तो ना करें। तो ये सब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले पार्ट होते हैं जब आप महिलाओं को ये बताते हैं को ये करो ये ना करो। दैट इज टॉक्सिक। मतलब जब महिलाओं को ये बताया जाता है कि आप ये करो, ये आपकी पोजीशन है सोसाइटी में, दैट इज टॉक्सिक फेमिनिनिटी। और ये क्यों, कहां से ये पैदा हुआ? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से पैदा हुआ। और बहुत बार महिलाएं भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि उनका रोल सोसाइटी में यही है। एंड इट लीड्स टू मिसोजिनी, यस, sexist kind of remarks, jokes, domestic violence, वो सब यहां से फिर निकलता है। दैट इज वन पर्सपेक्टिव और दैट इज द वन डेफिनेशन ऑफ द टॉक्सिक फेमिनिनिटी। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट कहता है कि टॉक्सिक फेमिनिटी का मतलब ये होता है जब महिलाएं अपनी पोजीशन का मिसयूज करती हैं पावर ग्रैब करने के लिए। ठीक है, ये भी एक टॉक्सिक फेमिनिटी की डेफिनेशन होती है एज पर फ्यू एक्सपर्ट्स। अब देखिए, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हर जगह मेल डोमिनेट करते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि मैनिपुलेशन का सहारा लेती हैं, जेलसी का सहारा लेती हैं, अपनी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का सहारा लेती हैं और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपना प्लेस बनाने की कोशिश करती हैं। कुछ लोग उनको टॉक्सिक फेमिनिटी का दर्जा देते हैं कि जब महिलाएं इस तरह के चीजों का यूज करती हैं अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी वगैरह में प्रमोशन लेने के लिए, जॉब्स इंटरव्यू में एज लेने के लिए। तो देर आर सम पीपल जो इसको भी टॉक्सिक फेमिनिटी का पार्ट बनाते हैं। लेकिन दूसरे लोग ये कहते हैं कि भाई, पहली बात तो ऐसी महिलाओं की परसेंटेज बहुत कम है। दूसरी बात, अगर कुछ महिलाएं ऐसा कर भी रही हैं तो वो मजबूरी में कर रही हैं क्योंकि उनको समाज उन वो जगह नहीं दे रहा है, इसलिए उनको इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। अब टॉक्सिक फेमिनिटी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया दैट इज मोर एक्यूरेट डेफिनेशन। The conservative employ this interpretation to undermine the femininity and use it to shift blame on the women for the toxic behavior exhibited by the men, contending that the men's actions are merely response to the toxic trait of the women। कुछ मर्द ऐसा कहते हैं कि भाई हम लोग तो महिलाओं को इसलिए मारते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ज्यादा बोलती हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती, हमारी सुनती नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो टॉक्सिक फेमिनिटी का सहारा लेते हैं अपने गलत एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। राइट, तो ये कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन बात यही है कुल मिला के कि भाई एक साइकिल के दोनों पहिए अगर बैलेंस में रहते हैं तभी गाड़ी चलती है। तो मेल और फीमेल दो पहिए ही हैं इस तरह से। तो दोनों को अपनी अपनी पोजीशंस रखनी चाहिए। और यस, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली होना चाहिए। और उसी के लिए हमें लड़ना भी है और हमें करना भी है। जेंडर इक्वालिटी हम लोग बात करते हैं, वो ज़रूरी है हमारे लिए, राइट?
टॉक्सिक चाहे कुछ भी हो, वो तो गलत ही होता है ना, टॉक्सिक अपने आप में टर्म ही नेगेटिव है, तो वो नहीं होना चाहिए। चलिए जी, एक छोटा सा एडिटोरियल है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में बात करता है, और इस एक्ट के बारे में हमारे सिलेबस के अंदर बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो है ही, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट स्पेशल मेंशन किया गया है सिलेबस में। तो क्या है क्या नहीं है, आज के इस आर्टिकल में स्पेशली आर्टिकल 8(4) के बारे में बात हम लोग करेंगे, क्योंकि इसी के बारे में एडिटोरियल है। अब जैसे राहुल गांधी जी का केस यहाँ पे नजर आता है, ठीक है, राहुल गांधी जी को डिफेमेशन में 2 साल की सजा हुई, राइट, और जब उनको सजा हुई तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि हमारा आरपी एक्ट उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर देता है इलेक्शन से या उसकी पोजीशन से जिसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है। ठीक है, देखिए क्या कहता है यहाँ पे, स्पेशली कहता है, is convicted for the offense resulting in imprisonment for 2 or more years, that person is disqualified from as per article RPA 1951। ठीक है जी, राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उनको डिफेमेशन में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई। लेकिन अब यहाँ पे एक कानूनी पेंच है। कानूनी पेंच पता क्या है? जो हमारा सेक्शन 8(4) था, ये कहता था कि जब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ये एमएलए को किसी भी कारण से 2 साल या 2 साल की ज्यादा की सजा होती है, तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। उसके लिए 3 महीने का समय होता है, क्योंकि 3 महीने के अंदर वो पर्सन हायर कोर्ट वगैरह में अपील कर सकता है, तो 3 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। ऐसा ओरिजिनल सेक्शन के अंदर दिया गया था। जैसे मान लो 1 अगस्त को मान लो राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो उनको 3 महीने दिए जाते हैं अपील करने के लिए। इन 3 महीने में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन एक केस आया, और उस केस को कहा जाता है लिली थॉमस केस। 2013 का केस है ये, 2013 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 3 महीने का पीरियड दिया गया है ना भाई, ये बकवास है, हम इसको नहीं मानते। ये जो 3 महीने का अपील वाला प्रोविजन आपने बताया है, जिसमें वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, इसे उन्होंने क्या कहा कि ये नल एंड वॉइड है। जैसे ही कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई होता है, तुरंत उसी समय, उसी मिनट, उसी सेकंड वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, आप अपील करिए, वो आपका अधिकार है, आपको करना भी चाहिए, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई रहोगे। जैसे राहुल गांधी जी तुरंत डिस्क्वालीफाई हो गए, उन्होंने बंगला भी खाली कर दिया अपना। अब उनको 4 महीने लगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, अब वो दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, लेकिन उनको 4 महीने का समय लगा है। 4 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई रहे। ये प्रोविजन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, या ओरिजिनल आरपी एक्ट के अंदर नहीं था। ये 8(4) को जो है हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 के अंदर। ठीक है जी, ये इस आर्टिकल का निचोड़ है जो मैंने आपको बताया है। सेक्शन 8(3) क्या कहता है? A person who is convicted of an offense and the sentenced to imprisonment for not less than the 2 years shall be disqualified from the date of conviction. Date of conviction, जिस दिन आपको सजा हुई है, you are disqualified. It does not say that a such person stand disqualified from the date of the conviction. ओरिजिनल कानून ये नहीं कहता है, ये बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐड किया गया है, और यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है। इसकी वजह से कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का करियर बर्बाद हो सकता है। यस, क्योंकि जैसे ही आपको कन्विक्शन सुनाया गया, आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो गए। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट पावर में होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, वो जो पावर में गवर्नमेंट होती है, वो किसी पर्सन के खिलाफ झूठे मूठे आरोप लगा सकती है और उसको 2 साल की सजा दिलवा सकती है। अरे भाई, आपको अपील करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो उस पर्सन को एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा है। दिस इज अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि भाई जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों को प्रॉपर समय मिलना चाहिए, दोनों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।
वो नेचुरल जस्टिस कहता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको कोई मौका ही नहीं दिया गया है, अपनी सफाई देने का। आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। दिस ऑल्सो अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस ऑल्सो, राइट? और हमारे ओरिजिनल जो कानून है, उसके अगेंस्ट में भी जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक अपना वर्ज़न यहाँ पे हो सकता है, वो एक अलग बात है। द जजमेंट ऑफ द लिली थॉमस हैज़ नॉट रिजल्टेड इन एनी परसेप्टिबल क्वालिटेटिव चेंज इन द क्रिमिनल प्रोक्लिविटी ऑफ द पॉलिटिशियंस। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया लिली थॉमस केस में? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया हमारे पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा क्रिमिनल घुस गए हैं, इसीलिए उन क्रिमिनलिटी को कम करने के लिए हमारी पार्लियामेंट में ये जरूरी है। लेकिन 2013 से 2023 हो गए, 10 साल हो गए इस केस को। अभी तक क्या हमारे यहाँ पे क्रिमिनल केसेस कम हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं, इवन बढ़े हैं। ज्यादा मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज और एमपीज, वो पहले से ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ आ रहे हैं। तो क्या ये सक्सेसफुल है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो बेसिकली इस आर्गुमेंट में यही कहा गया है आर्टिकल में, मिस्टर पीडीटी आर्चरी के द्वारा, ये लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी भी रहे हैं, कि भैया जो ये लिली थॉमस केस है, ये सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। ठीक है, ये बस आर्टिकल का पूरा निचोड़ था। ये नीचे वाला कंटेंट मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, जिसमें आरपी एक्ट के 1951 के क्वालिफिकेशंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो ये इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है? प्रेप आईएएस की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे बहुत डिटेल में प्रोविजंस बताए गए हैं आरपी एक्ट के। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि सिलेबस के अंदर एक्सक्लूसिवली मेंशन किया गया है आरपी एक्ट को। तो वो थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज इतना ही है। सारे टॉपिक हम लोगों ने ठीक-ठाक डिस्कशन कर लिया है। तो आज हम लोग यहाँ पे इसको एंड करेंगे। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो को लाइक किया करो यार, ठीक है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, लोगों को बताया करो, शेयर किया करो। आप हमारे साथ प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़े रहें, देखते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।